4 दशक पहले हिंदी की लेखिका सुधा ओम ढींगरा अमेरिका पहुंची तो सभ्यता के पराठे और संस्कृत का अचार भाषा की पोटली के साथ बांध कर ले गई थी। जिस समाज में वो पली बढ़ी थी वहाँ की सोच और पूर्वाग्रह भी साथ साथ वहाँ पहुँचे थे। नतीजा, पश्चिमी परिवेश और वातावरण ने उन्हें कई कल्चरल शॉक दिए। वे शॉक कई तरह से थे। व्यवहार में, जैसे विकलांगों को लेकर भारत में जो दृष्टिकोण था, आज भले ही हम उनको दिव्यांग कहते हैं, सामान्य था, लेकिन तब जिस जमाने की ये बात कर रही हैं उस जमाने में उनकी विकृति को लेकर पुकारा जाता था, या उनकी विकलांगता को लेकर, या उनके अंग में जो खराबी होती थी उनको लेकर भी पुकारा जाता था। जबकि पश्चिम में ऐसा नहीं था। पश्चिमी समाज उनको लेकर सहानुभूति रखता था। इसी तरह से जो ट्रांसजेंडर हैं उनको लेकर भारत में और दुनिया भर में क्या मानसिकता थी, वह मानसिकता क्या संदेश देती थी, इस पर भी सुधा ओम ढींगरा को अलग तरह की जिज्ञासा हुई। और उस जिज्ञासा ने जिस किताब का रूप दिया, उसी किताब के साथ मैं आज आपके समक्ष उपस्थित हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं साहित्य तक के बुक कैफे का एक दिन एक किताब कार्यक्रम। मैं हूँ जयप्रकाश पांडे और जिस पुस्तक के साथ मैं उपस्थित हूँ उसका नाम है एक खला है सीने में, किन्नर विमर्श की कहानियाँ हैं। सुधा ओम ढींगरा इसकी संपादक हैं और संपादन के साथ साथ उन्होंने एक भूमिका लिखी है और यह भूमिका बहुत ही संवेदनशील ढंग से किन्नर समाज पर सोचने के लिए बाध्य करती है। उनका कहना है कि दरअसल भारतीय समाज जो विकलांगता के प्रति भी उतना सहिष्णु नहीं हुआ है, शायद क्रूर है, वह किन्नर होने पर, हिजड़ा होने पर अपने ही बच्चे, अपनी ही संतति के साथ, अपनी ही संतान के साथ और भी निर्दयतापूर्ण व्यवहार करता है। उनका कहना है कि आखिर जब कोई बच्चा पैदा होता है तो चाहे वह थर्ड जेंडर हो, चाहे वह विकलांग हो, क्या उसके पेट में गर्भ के दौरान माता पिता को किसी दूसरी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है? क्या माँ को जन्म देते समय कम कष्ट होता है या अधिक कष्ट होता है? उनका कहना है कि जब सारी प्रक्रिया वही है तो परिवार किसी लड़के को उसके लैंगिक पहचान के आधार पर भेदभाव क्यों करता है, उन्हें छोड़ क्यों देता है? उनका कहना है कि आज तो किन्नर कहा जा रहा है, जिस ज़माने में वे गई थी उस ज़माने में किन्नर को किन्नर शब्द नहीं कहा जाता, विकलांग को दिव्यांग नहीं कहा जाता था। और सुधा ओम ढींगरा का यह भी प्रश्न है इस कहानी संग्रह के साथ, वो कहती हैं कि समाज को दरअसल ये व्यवस्था कानून की जितनी नहीं है उससे अधिक समाज की है, इसलिए समाज को दृष्टि अपनी बदलनी पड़ेगी कि वह इतना असंवेदनशील क्यों है अपनी ही संतानों के प्रति, वह सोचे। ये कहानियाँ दरअसल उसी की वानगी प्रस्तुत करती हैं। इस संग्रह में जो कहानियाँ शामिल हैं, मैं उन कहानियों और उनके रचनाकारों का उल्लेख ज़रूर करूँगा। किन्नर विमर्श की जो कहानियाँ इस संग्रह में शामिल हैं उनमें तेजेंद्र शर्मा की ख्वाहिशों के पैबंद, दिव्या माथुर की राधा राधा, पंकज सुबीर की निर्लिंग, गीताश्री की दीपक उर्फ दिव्य का द क्वीन, राजनारायण बोहरे की किन्नू, रजनी मोरवाल की पहली बख्शीश, ममता सिंह की बेहया, आकाश माथुर की रिपीट कस्टमर, कादम्बरी मेहरा की हिजड़ा, अरुणा सब्बरवाल की आखिरी धागा, अर्चना पेन्युली की मेरी माँ मेरे साथ है, ममता त्यागी की एक तलाश समंदर किनारे, रेखा भाटिया की उसे हिजड़ा मत कहो, रेखा राजवंशी की रेनबो, सुधा जुगरान की कहा ना डर लगता है, डॉक्टर रंजना जायसवाल की थर्ड जेंडर,
सुनीता मिश्रा की माँ, प्रगति गुप्ता की क्या सही और क्या गलत, डॉक्टर पुष्पा सक्सेना की उसकी बेटी, अनीता शर्मा की वह खुद बताएगा, डॉक्टर पद्मा शर्मा की इज्जत के रहबर और रोचिका अरुण शर्मा की मन आज बहुत उदास है। कुल 22 कहानियाँ इस संग्रह में शामिल हैं। इन कहानियों की भावनात्मक अभिव्यक्ति क्या है, उसे समझने के लिए आपको इन कहानियों को पढ़ना पड़ेगा। इन कहानियों में जो पीड़ा, जो दर्द, जो संदेश है वह जानना बहुत ज़रूरी है। मैं कुछ कहानियों का सारांश बताऊं तो जैसे मुमताज़ सिंह की कहानी है बेहया। बेहया कहानी जो है एक हॉस्पिटलाइजेशन, एक अस्पताल में एक ऐसा व्यक्ति जिसे अपने जेंडर को लेकर भान होता है, वह दोस्ती उसकी होती है अपने समान जेंडर वाले लड़के के साथ, अपनी समान रूप में जी रहे लड़के के साथ। लेकिन यह ऑपरेशन थिएटर में सोचती है। कॉलेज का ज़माना था, पिकनिक पर ये लोग गए होते हैं। जंगल में घूमने के दौरान झरने के किनारे जब यह बैठी होती है, उस समय हालांकि पुरुष रूप में होती है इस कहानी की जो नायिका है, तो उसे एक लड़का आवाज़ देता है और वो कहता है कि तुम आओ। वो लड़का बहुत देखने में सुदर्शन है, बहुत अच्छा है। वो कहता है आओ तुम मेरे साथ नहाओ पानी में। हम तो कहती है कि नहीं, मैं केवल सेल्फी लेने के लिए आया हूँ, क्योंकि उस समय दोनों लड़के के साथ होते हैं। वह छूता है और जिस तरह से छूता है इससे पता चलता है कि कुछ हम अलग ढंग से वह छू रहा है। वो जो लड़का है वो कहता है एक बार मेरे साथ नदी में नहा कर देखो, ज़िंदगी का असली आनंद दिला दूंगा। लेकिन वह नहीं समझती है। वो लड़का नहाने चला जाता है, ये लौट कर आता है तो ये बाद में अपने आप को तलाशना शुरू करती है, रंग बिरंगी पोशाकों से, सुंदर चेहरे से, और आईने के सामने जाती है। बार बार उसको समझ में आता है। अंततः ये अपना जेंडर बदलवाने के लिए तय करती है, और जब जेंडर बदलवाने जाती है उस दौरान वह लड़का आता है, घर परिवार के लोग आते हैं। ये डॉक्टर से सोचती है पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। लेकिन जब वह लड़का मिलने आता है तो यह उसे एक तरह से उसकी ओर उपेक्षा का भाव रखती है। वो मिहिर को मना कर देती है। क्यों? जो नायिका है वो पहले उसका नाम अनुज होता है, और ये जो लड़का है जो उससे प्यार कर रहा होता है उसका नाम मिहिर होता है। वह मिहिर को एक तरह से कहती है। क्यों? क्योंकि उसकी आंखों के सामने वह स्वप्न शुरू हो जाता है, जिस स्वप्न में वह अपना नाम अनुज से आरुषि रखने की कोशिश करती है। आरुषि होगी या काव्या होगा या नीलिमा होगा, और वह अपने को एक स्त्री रूप में देखने लगती है। यह कहानी बेहया जो है दरअसल उसकी अभिव्यक्ति करती है। कहानी हिजड़ा है, कादम्बरी मेहरा की कहानी है। कादम्बरी मेहरा की यह कहानी बताती है कि जब हिजड़ा आता है, एक पीढ़ी शादी होती है युवा जोड़े की, उनको आशीर्वाद देने, तो अलग अलग लोगों को वह अलग अलग आशीर्वाद लेने की कोशिश करता है। दादी से भी मतलब आशीर्वाद देने के बदले में उसको वापस चाहिए होता है कि लोग, कुछ घर के परिवार के लोग क्या देते हैं शादी में। स्वाभाविक है, हिजड़े जब जाते हैं तो वह एक तरह से आशीर्वाद के बदले में बख्शीश लेते हैं। तो सबसे बख्शीश मांगता है, दादी से मांगता है। दादी अतीत की यादों में चली जाती है। उसको हिजड़े का चाल चलन, उसका डौल जो प्रौढ़ हो चुका है, वह देखते हुए अतीत में अपने कॉलेज के दिनों की याद आती है कि कॉलेज के दिनों में किस तरह से ये इनके दोस्त थे, और उन दोस्तों के बीच में एक जिसका जेंडर तय नहीं था वह आती थी, और वह इस बात को जानती थी कि वह औरों से अलग है। उसके हाव भाव, उसका रचना, बार बार इनको उसका चेहरा मिल जाता है। लेकिन इनको यह भी याद आता है कि किस तरह से उसको उसके परिवार वालों ने त्याग दिया था, और बाद के दिनों में उसको पता नहीं चलता है। 3 सहेलियां हैं, उन सहेलियों की आपस की कहानी है। आपस में वो बात करते हैं, याद करता है, और जैसे जैसे ये होता है धीरे धीरे इसको याद आता है कि उसके आँख में क्या हो गया था, उसका शरीर क्या था, और किस तरह से उसके जेंडर के दौरान भी उसके बहनोई ने
मतलब उस हिजड़ा जिसको कह रही हैं, उसके बहनोई ने उसके साथ शारीरिक ज्यादती की जब उसकी बहन गर्भवती थी। इन सबको याद करते करते वो इनको अचानक याद आता है कि शायद ये हिजड़ा वहीं पे है। वो कहता नहीं है, लेकिन आखिरी ये कहती हैं कि वो जब गाना गाता है, पर्दे में रहने दो पर्दा ना उठाओ, और वो कहता है, वो बीबी राहुल की दादी कहती है कि कुछ ढंग का गाना गाओ, तो वो कहती है कि मैं मोती लूँगी, बनने पर वारूँगी और मैं फिर आऊँगी, अभी 5,000 रुपये से तुम्हारी जान नहीं छोड़ूंगी। क्यों? क्योंकि इनकी शादी हो गई है, तो इनका बच्चा होगा, तो मैं पूरी वसूली करूँगी। तो ये कहती है कि जाओ मुझको छुओ नहीं, तो कहती है कि मेरा आशीर्वाद है, मैं क्यों छूँ नहीं, मैं अछूत नहीं हूँ, मैं श्रीवास्तव हूँ। वो श्रीवास्तव कहती है क्यों? क्योंकि उनके बचपन में जो इनका दोस्त है वो श्रीवास्तव। हाँ, अमिताभ बच्चन की तरह वह चिनरी पहन कर नाचे तो तुम उसे हिजड़ा नहीं कहोगी माता जी, उसके साथ फ़ोटो खिंचवाओगी, और मुझे तुम हिजड़ा कह रही हो, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। और वह कह के चली जाती है। इस दादी को बचपन की वो सहेली याद आती है, शायद वह वही थी, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं होती है कि यह उससे अपना पाएँ, और अतीत की ये यादें इनकी आँखों को गीला कर देती है और वह रोने लगती हैं, लेकिन अपनी ज़मीन की, अपनी माँ की याद में नहीं। ये कहानियाँ दरअसल संवेदनशील ढंग से होकर सोचने का अवसर हमें देती हैं। 22 कहानियाँ हैं। अगर आप किन्नर विमर्श पर अच्छी कहानियाँ पढ़ना चाहते हैं और यह समझना और सोचना चाहते हैं कि वे भी हमारी तरह के मनुष्य हैं, जन्म के आधार पर लिंग तय करना किसी भी व्यक्ति का अधिकार उसके अपने वश में नहीं है। लैंगिक रूप विकृति जो है वह कोई विकृति नहीं है। लैंगिक असमानता जो है वह किसी भी कारण से हो सकती है, जैविक आधार पर हो सकती है, लेकिन जो जन्म ले रहा है विपरीत लिंगी के रूप में या लैंगिक विषमताओं का किन्नर के रूप में, समलिंगी के रूप में, वह कोई बुरा व्यक्ति नहीं है, हमारे आपके बीच का है। उसके प्रति संवेदनात्मक ढंग से सोचें। इस पुस्तक की यह भी विशेषता है कि यह कम से कम इसकी कहानियाँ यह संदेश देने में सफल रहती हैं। शिवना प्रकाशन ने इसे प्रकाशित किया है। पेपरबैक संस्करण है। 22 कहानियों के लिए पेपरबैक संस्करण का मूल्य जो है 500 रुपये है। मैं उम्मीद करता हूं कि साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, उसके बारे में अपनी राय से हमें अवश्य अवगत कराते रहें। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास मैं हर दिन पहुंचूं, ताकि आप उन पुस्तकों का चुनाव कर सकें जिन्हें पढ़ना चाहते हैं। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक कृति के साथ फिर मिलूंगा। देखते रहें साहित्य तक। धन्यवाद।